दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और वो नई शुरुआत ये है कि हम करंट अफेयर्स जो 2024 के करंट अफेयर्स रहे हैं उनमें से 100 ऐसे टॉपिक आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे या आपके साथ चर्चा करेंगे। 100 महत्वपूर्ण टॉपिक कि उन्हीं में से आपके मतलब मोस्टली करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका RO का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो UP PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका BPSC का एग्ज़ाम हो और या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, हम सबको एक साथ लेके कवर करने की कोशिश करेंगे। 100 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम निकाल के लाएंगे जिसको आप अगर तैयार कर लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे, तो आप जो है ये मान लीजिए कि अगर 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं तो आप 27 से 28 क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगर ध्यान से देख लेंगे तो ये हमारा दावा है, ठीक है। और डेली मतलब ये छोटा सा वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो हमारा नहीं होगा। डेली हम जो है आपसे करीब 8-10 मिनट का डिस्कशन करेंगे और 2 से 3 टॉपिक डेली हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स की। साथ ही साथ इसमें एक काम हम और करेंगे, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि RO का री एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही UP PCS का प्री एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इन दोनों में हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। UP PCS के CSET में हिंदी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि 25-30 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। और RO में है ही, RO में 60 क्वेश्चन तो हिंदी के आने ही आने हैं, है ना। तो डेली हम जो है करंट अफेयर्स 2 से 3 करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और इसी वीडियो में, इसी क्लास में कम से कम 5 हिंदी के शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी के 5 ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको अक्सर हम लिखने में त्रुटियां करते हैं, गलतियां कर देते हैं, उनका सही रूप, उनको शुद्ध हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेली 2 से 3 करंट अफेयर्स प्लस हिंदी के कुछ क्लिष्ट शब्द, चाहे वो वर्तनी के दृष्टिकोण से हों, चाहे वो विशेषण विशेष्य के दृष्टिकोण से होंगे, और चाहे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होंगे। मतलब जितने 6 टॉपिक RO में हैं उनसे रिलेटेड 5 शब्दों की चर्चा हम डेली किया करेंगे। और ये 100 टॉपिक हम ऐसे निकाल के लाएंगे जिससे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन पूरी तरह से हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम मतलब आप लोगों के लिए अलग से पढ़ा रहे हैं और अपने लिए अलग से जो है और चीज़ें पढ़ ले रहे हैं या नोट्स बना ले रहे हैं। इसीलिए मैंने अपना नोट से ही यहाँ स्कैन करके जो 100 टॉपिक मैंने अपने लिए निकाले हैं, मतलब निकालेंगे, उन्हीं में से आज जो 2-3 टॉपिक मैंने तैयार किए हैं वो आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप विश्वास करिए कि अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। पहला टॉपिक आज का जो हमारा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पे जो है चर्चा हो ही रही है, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा ही होगा। तो देखिए इसके अर्थ की अगर बात की जाए, एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ क्या होगा, तो लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराया जाना, ठीक है। अर्थ इसका है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ करवाया जाना। इतिहास इसका क्या रहा है, 1951-52 से लेके 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए जाते थे, ठीक है। बाद में मतलब ये परंपरा टूट गई, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान अभी तक तो था नहीं कि एक साथ ही दोनों का चुनाव होना चाहिए, तो बाद में ये परिपाटी टूट गई, ठीक है। और फिर राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। अब अलग अलग राज्यों के चुनाव के परिणाम क्या होते हैं, या चुनावों के होने से क्या जो है उसका असर पड़ता है हमारे देश पे और अर्थव्यवस्था पे, सामाजिक ताने बाने पे, राजनीतिक ताने बाने पे, तो क्या होता है, धन का व्यय होता। देखिए हर दूसरे तीसरे महीने कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, कहीं किसी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, तो कहीं जो है उपचुनाव हो रहा है, कहीं राज्य विधानसभा का उपचुनाव है, तो कहीं लोकसभा का उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है, ठीक है। तो इससे धन का व्यय होता है, विकास कार्यों में देरी होती, क्योंकि जहाँ चुनाव होगा वहाँ आदर्श आचार संहिता लगेगी, और आदर्श आचार संहिता लगती है तो विकास कार्यों में
देरी हो जाती है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में, 170वीं रिपोर्ट में निर्वाचन चक्रों के अंत की सिफारिश की थी। ठीक है, ये जो निर्वाचन का अंतहीन चक्र पूरे देश में हमेशा चलता रहता है, इसके अंत की सिफारिश किसने किया था, तो विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में किया था। हालिया संदर्भ इसका क्या रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिल गई है, और ये मंजूरी कब मिली है, 18 सितंबर 2024 को मिली है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा प्रधानमंत्री जी बार बार करते रहे हैं। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा बार बार होती रही है, तो इसकी मंजूरी जो है केंद्रीय कैबिनेट की कब मिली है, 18 सितंबर 2024 को। इसमें क्या प्रस्ताव किया गया है, रामनाथ कोविंद समिति ने 14 मार्च 2024 को केंद्र को सौंपा था। मतलब इसका जो प्रस्ताव था एक राष्ट्र एक चुनाव का, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के अध्ययन के लिए एक 8 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन थे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद, सॉरी भूतपूर्व कहना सही नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक, तो रामनाथ कोविंद समिति ने 14 मार्च 2024 को केंद्र को मतलब इस जो अध्ययन करने के लिए समिति बनाई गई थी उसका प्रस्ताव भेजा था, सौंपा था। मुख्य बातें क्या थी रामनाथ कोविंद समिति ने जो कही हैं कि देश में चुनाव 2 चरणों में होना चाहिए। प्रथम चरण में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का होना चाहिए, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर हो जाने चाहिए। अब यहाँ थोड़ा टेक्निकल बात है, इसको समझिएगा कि रामनाथ कोविंद समिति ने जो सुझाव दिया है कि इन्होंने ये सुझाव दिया है कि आप चुनावों को 2 चरणों में करवाइए, जो बार बार चुनाव होते हैं इनको 2 चरणों में करवाइए। पहले चरण में आप लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करवा सकते हैं, और दूसरा चरण ये जब लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएं तो आप क्या करें कि 100 दिनों के अंदर आप स्थानीय निकायों के चुनाव भी करवा लीजिए। स्थानीय निकाय में क्या आता है, नगर पालिकाएँ आती हैं, नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायतें। ठीक है, नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायतें आती हैं, यानी 73वां एवं 74वां संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हुई उसकी बात की गई है। तो नगर पालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव होने के बाद 100 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये 2 सुझाव जो है रामनाथ कोविंद समिति ने दिया है। अब इसकी वैधानिक प्रक्रिया क्या होनी है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी तो केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है, अब इसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और संसद में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो 2 प्रकार के संशोधन विधेयक के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे। वो कौन कौन से विधेयक हैं 2 प्रकार के संशोधन विधेयक, तो वो 2 प्रकार के जो संशोधन विधेयक हैं उसमें पहला है संवैधानिक संशोधन और दूसरा है विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में संशोधन। ठीक है, पहला संवैधानिक स्तर पर संशोधन किया जाएगा और फिर केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में भी संशोधन किया जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की जो अवधि से संबंधित है उससे संशोधन होगा, और अनुच्छेद 172 जो राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा कि मान लीजिए 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, हम उत्तर प्रदेश की विशेष संदर्भ में बात कर रहे हैं, और 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 2029 तक है और विधानसभा का कार्यकाल कब तक है, 2027 तक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना हम मान लेते हैं कि 2026 से लागू हो जाती है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि 2026 से लागू हो जाती है, और जब 2026 से व्यवस्था लागू हो जाएगी तो इसका कार्यकाल तो बचा रहेगा ना, इसकी अवधि तो बची रहेगी,
क्योंकि ये 2029 तक है और इसका समाप्त हुए 2 साल हो चुके होंगे क्योंकि ये 2027 तक ही है। ठीक है, तो ये अवधि जो डिसाइड की गई है, पहली बार जब वन नेशन वन इलेक्शन को अप्लाई करेंगे तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 के तहत इस अवधि के संदर्भ में संशोधन करना पड़ेगा, तभी इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल बात यहाँ पे ये है, इसका ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 82 का अंतः स्थापित किए जाने हेतु भी एक संशोधन किया जाएगा। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 82 के तहत अनुच्छेद 82 का के रूप में एक नया अनुच्छेद इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, पूरा स्थापित किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन हेतु, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु। ठीक है, इस संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 82 का को पूरा स्थापित करने के लिए राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के चुनाव 100 दिनों के जो अंदर किए जाने का प्रावधान है, उसके लिए भी एक और संशोधन विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जैसे संवैधानिक संशोधन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 368 में है, तो इसमें मुख्यतः 2 बातें होंगी। क्या होगा कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का मतदान जो अनिवार्य है दोनों सदनों के, ये करवाया जाएगा। ठीक है, कुल सदस्य जितने सदस्य हैं, जैसे लोकसभा के जितने सदस्य हैं, विधानसभा के जितने राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, तो लोकसभा के आधे सदस्य और राज्यसभा के आधे सदस्य, दोनों के आधे सदस्य, मतलब जितने सदस्य हैं लोकसभा के उसके आधे, जितने सदस्य राज्यसभा के हैं उसके आधे। ठीक है, दोनों के समर्थन की आवश्यकता होगी। दोनों सदस्य मतदान के द्वारा अपना समर्थन प्रदान करें, साथ ही साथ उपर्युक्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में हों। यहाँ भी एक टेक्निकल बात है कि जितने सदस्य, कुल सदस्यों के आधे से अधिक राज्यसभा में जितने मेंबर हैं, लोकसभा में जितने मेंबर हैं, उसके आधे सदस्य मतदान करें, प्लस ये जो मतदान करने वाले लोग हैं ये और जो उपस्थित लोग हैं वो दोनों का 1/3 भी संशोधन के पक्ष में होने चाहिए, तभी ये संशोधन हो पाएगा। तो ये 2 टेक्निकल बातें हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लोकसभा के जो मेंबर हैं उसके 50% मतदान करें, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उसके 50% मतदान करें, प्लस जो लोग मतदान कर चुके हैं वो और जो टोटल मेंबर हैं वो उनका, मतलब जो टोटल प्रेजेंट मेंबर हैं, टोटल मेंबर नहीं, जो टोटल मेंबर हैं उसका 50% मतदान करें, प्लस जो टोटल प्रेजेंट मेंबर होंगे दोनों सदनों में वो और मतदान करने वाले जो मेंबर हैं वो दोनों को मिलाकर उसके 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा, अगर ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, स्थानीय निकायों वाले प्रस्ताव अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होगा। मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव करवाना होगा उसमें केवल संसद से ही उसको पारित होना है, राज्य विधानमंडलों की सहमति उसमें आवश्यक नहीं है। लेकिन जो स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान है उसको पारित करने के लिए राज्य विधानमंडलों में आधे से अधिक का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, राज्य सूची के तहत आता है। ठीक है, इसलिए इसमें आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होगी। अब थोड़ा रामनाथ कोविंद समिति के विषय में समझ लेते हैं। ये 8 सदस्यीय थी, जिसमें अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी थे ही, प्लस जो अन्य सदस्य थे उनको भी देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह शामिल थे, गुलाम नबी आज़ाद शामिल थे, एन के सिंह शामिल हैं जो पूर्व अध्यक्ष वित्त आयोग के रह चुके हैं,
डॉक्टर सुभाष कश्यप जो संविधानविद हैं और पूर्व लोकसभा सचिव रह चुके हैं, ठीक है। हरीश साल्वे शामिल हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत के वकील रह चुके हैं। संजय कोठारी शामिल हैं जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं जो विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो ये 8 सदस्य हैं रामनाथ कोविंद समिति के। इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कि निम्न में से कौन सा सदस्य रामनाथ कोविंद समिति में शामिल नहीं था, या दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य है जो रामनाथ कोविंद समिति में शामिल है, या कूट बना के दे देंगे 1 2 3 4, ठीक है। लिखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य कोविंद समिति में शामिल हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला हमारा जो करंट है आज का, वो एक अम्ब्रेला स्कीम की बात हो रही है, पीएम आशा की, ठीक है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी कार्यावधि को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसकी कार्यावधि को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये आरंभ कब हुआ था? आरंभ इसका हुआ था 2018 में, ठीक है। ये योजना शुरू कब हुई थी? पीएम आशा या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 में आरंभ हुआ था। एक चीज़ आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है। किसी भी स्कीम को हम अम्ब्रेला स्कीम किन आधारों पे कहते हैं, ठीक है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना, ठीक है। लाभकारी मूल्य का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित जो मूल्य है वो प्रदान करना, ठीक है। तो पीएम आशा का उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना। हालिया संदर्भ इसका क्या रहा है? पीएम आशा के तहत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, और ये मंजूरी कब मिली है? 18 सितंबर 2024 को मिली है। कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2025-26 तक के लिए बढ़ाया गया है, और इसको बढ़ाए जाने से इस योजना के तहत लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। कितने का? 35,000 करोड़ रुपए का। इस योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मूल्य समर्थन योजना शामिल है, मूल्य स्थिरीकरण कोष शामिल है, ठीक है, मूल्य घाटा भुगतान योजना शामिल है, और बाजार हस्तक्षेप योजना शामिल है। अब अगला हमारा जो करंट है, अगला हमारा जो टॉपिक है आज का, वो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें ये जरूर आएगा। ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है इस समय का। क्यों ज्वलंत है? क्योंकि इसका उल्लेख केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ठीक है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। कवरेज यानी इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जनजातीय बहुल गांव शामिल हैं एवं आकांक्षी जिले शामिल हैं। आप हमको बताएंगे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, कमेंट करके, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये शुरू कब हुआ था, ये आप हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कितने आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में जनजातीय बहुल सारे गांव शामिल होंगे लगभग, और आकांक्षी जिले शामिल होंगे। इससे 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है। कितने? 63,000 गाँवों के लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है, ठीक। ये आपको जो लोग हमारे टेस्ट कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि बहुत बार इसकी चर्चा, ये क्वेश्चन हम टेस्ट में दे भी चुके हैं। उन लोगों के सामने आएगा तो शायद वो लोग गलत करेंगे भी नहीं इसको, ठीक है। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली है? तो 18 सितंबर 2024 को इसकी मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, ठीक है। इसके तहत कुल व्यय कितना होगा?
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत तो 79,156 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, जिसमें से केंद्र 56,333 करोड़ रुपए का व्यय करेगा और राज्यों के ऊपर जो इसका व्यय का भार आएगा वो 22,883 करोड़ का आएगा। कितना? 22,883 करोड़। कुल 30 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे, जिनके 500 जिलों के 2740 ब्लॉक शामिल होंगे। ठीक है, 549 जिलों के 2740 ब्लॉक शामिल हैं, 30 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ये डाटा ध्यान रखिएगा। इसके तहत कुल 25 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, 17 मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, स्वदेश दर्शन के तहत 1000 गृह प्रवासों को इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय इस योजना के तहत स्वदेश दर्शन के तहत जो है 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा देगा। आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई थी। भारत में अगर बात की जाए जनजातियों की संख्या इस समय कितनी है तो 10.45 करोड़ है। ये जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पे है। ठीक है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पे है कि 10.45 करोड़ भारत में जनजातीय लोग हैं, जिनके 705 समुदाय टोटल हैं। कितने? 705 समुदाय। तो आज हमने कुल 3 टॉपिक की चर्चा की। कौन कौन से? वन नेशन वन इलेक्शन, पीएम आशा और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। एक क्विक रिवीजन हम इसका करवा देते हैं। क्विक रिवीजन क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ करवाया जाना। पहली बार 1951-52 से 67 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ करता था। ठीक है, और अलग अलग चुनावों में धन का व्यय होता है, विकास कार्यों में बाधा आती है। विधि आयोग ने भी सिफारिश की है अपनी 170वीं रिपोर्ट में कि ये जो निर्वाचन का चक्र है, बार बार चुनाव जो करवाए जाते हैं, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बार बार जो चुनाव का चक्र है, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए, ये भी बात की गई है। उसके बाद क्या है? हालिया संदर्भ कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविंद समिति की सिफारिश को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्ताव क्या है? जो प्रस्ताव है उसको कोविंद समिति ने 14 मार्च 2024 को केंद्र को सौंप दिया है। क्या प्रस्ताव है भाई? कि देश में चुनाव 2 चरणों में होने चाहिए। पहले चरण में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का चुनाव करवाइए, दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के करवाइए। लेकिन जो पहले चरण का चुनाव है उसके संपन्न होने के बाद 100 दिनों के भीतर ये कार्य हो जाना चाहिए। वैधानिक प्रक्रिया क्या है? 2 प्रकार के संशोधन करने होंगे, संवैधानिक संशोधन और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में संशोधन करना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 83 के तहत संसद के सदनों की अवधि के लिए संशोधन करना होगा और अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानमंडलों की अवधि के लिए संशोधन करना होगा। 82 को पुनः स्थापित किया जाएगा। पुनः स्थापित का मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत होगी और जो ये संशोधन होगा इसके लिए राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे चरण में जो नगर पालिका एवं पंचायतों का चुनाव है 100 दिनों के भीतर करवाए जाने हेतु, उसके लिए भी एक संशोधन करके एक विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके आधे से अधिक के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है, 68 के तहत 2 प्रकार के मतलब 2 चरणों में संशोधन होगा। पहला क्या होगा कि दोनों सदनों के 50-50% मेंबर शामिल होंगे। दोनों सदनों के 50-50% मेंबर जो है संशोधन के पक्ष में हों इस विधेयक के। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि 50-50% मेंबर प्लस जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनके 2/3 व्यक्ति भी, उनके 2/3 सदस्य भी इसका समर्थन करें। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाएगा और स्थानीय निकायों वाला मैंने बता ही दिया कि ज़रूरत होगी राज्य विधानमंडलों की। कोविंद समिति 8 सदस्यीय है। कौन कौन है? अमित शाह हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, एन.के. सिंह हैं, सुभाष कश्यप हैं, हरीश साल्वे हैं, संजय कोठारी हैं,
अर्जुन राम मेघवाल हैं। ठीक है। अगला जो पीएम आशा स्कीम है इसको बढ़ा दिया गया है, इसको भी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को ही प्रदान की है। इसको आरंभ किया गया था 2018 में। ये एक एमएसपी आधारित स्कीम है और 2025-26 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। 35 करोड़ रुपए का व्यय इस पे आएगा बढ़ाने पे। क्या क्या शामिल है इसको आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उल्लेख जो है बजट 2024-25 में किया गया। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित है ये, और इसमें जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिले शामिल होंगे। लगभग 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजातीय लोग इसके तहत आएंगे। ठीक है। और 79,156 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसमें 56,333 करोड़ केंद्र खर्च करेगा, 22,883 करोड़ राज्य खर्च करेंगे। और ये 30 राज्य और 549 जिलों के 2740 ब्लॉकों में योजना संचालित होगी। इसके तहत कुल 25 कार्यक्रम, 17 मंत्रालय शामिल होंगे। स्वदेश दर्शन के तहत इसी में 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में टोटल अगर बात की जाए जनजातियों की तो 10.45 करोड़ जनजातीय समुदाय हमारे देश में जनगणना 2011 के अनुसार हैं। ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य बातें इसकी थी आज के करंट अफेयर्स की। अब हम 5 हिंदी के शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है। 5 जो हिंदी के शब्द हैं जो आरओ और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं उनको हम देखते हैं। एक शब्द आता है शुद्धिकरण। सॉरी, थोड़ा इसको पतला करते हैं पहले। क्या शब्द आता है भाई? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण लिखना अशुद्ध है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण। ठीक है। इसमें छोटी की मात्रा नहीं होगी, बड़ी की मात्रा होगी। एक शब्द आता है, हम अक्सर लिखा हुआ देखते हैं, गलत लिख देते हैं, हिंदू। तो हिंदू लिखना गलत है, इसका सही रूप क्या होता है? हिंदू होता है। एक शब्द आता है, हम अक्सर गलत लिख देते हैं, हिंग। हिंग लिखना गलत है, इसका सही रूप क्या होगा? हींग होगा। ठीक है। इसी तरीके से एक शब्द आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हिरण्य कश्यपु। हिरण्य कश्यपु। तो ये भी लिखना अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हिरण्य कशिपु। हिरण्य कशिपु होगा। देखिए, वर्तनी जब तक आप लिख के नहीं तैयार करेंगे तब तक अच्छे से तैयार नहीं होगी। एक शब्द आता है, अक्सर लिखा हुआ मिल जाता है, एग्जाम में पूछा गया कई बार, हितेच्छुक। हितेच्छुक लिखना गलत है, हितेच्छुक लिखना गलत है। क्या लिखना सही है? हितेच्छु। हितेच्छु। ठीक है। हितेच्छु का मतलब होता है हित की इच्छा रखने वाला। तो ये आज के 5 शब्द थे और आज का करंट था। तो आज ये हमारा जो इनिशिएटिव है आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए ताकि हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिले, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो जल्दी ही हम इसका अगला पार्ट लेके आते हैं। 100 महत्वपूर्ण ज्वलंत टॉपिक आपको हम इसमें पढ़ाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 100 महत्वपूर्ण ज्वलंत टॉपिक, जिनसे अगर आपके 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो 27-28 यहीं से आएंगे, इस बात की गारंटी है। बस आप लोग अच्छे से इसको देखिए, समझिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।